नमस्कार। अपने विश्व इतिहास में यूनान की सभ्यता के 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और इसके बाद आज का नया टॉपिक है रोम की सभ्यता। पूरी विश्व इतिहास जो आपको यूट्यूब पे करवाई जाएगी उसका ये रोम की सभ्यता दूसरा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी दिनों से हालांकि क्लास नहीं हो पाई, कोई व्यक्तिगत किसी कारण की वजह से नहीं कर पाया था। आज से प्रयास है डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इसके अलावा आपके लिए एक और सूचना है कि इतिहास फर्स्ट ग्रेड के लिए पीडीएफ टेस्ट शुरू हो चुकी है। हालांकि इससे पहले जो कॉलेज लेक्चरर टेस्ट हुए थे तो कॉलेज लेक्चरर टेस्ट वाले भी 60-70 जो भी टेस्ट पेपर है वो भी आपको मिल जाएंगे और साथ ही फर्स्ट ग्रेड के लिए पीडीएफ टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। अगर आपने जुड़ना है तो आप दिए गए नंबरों पे मैसेज भी कर सकते हैं या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो में दिया हुआ है, इस टेलीग्राम लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। शुरू करते हैं रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र था वो केंद्र था इटली। हालांकि इससे संबंधित एक और वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई है, इटली का एकीकरण। तो जब अपने इटली का एकीकरण किया था उस समय इसके बारे में भी अपने बात कर चुके थे कि रोम जो है वो इस मध्य इटली क्षेत्र में था और ये उत्तरी इटली को दक्षिणी इटली से पृथक करता था। ये बीच का जितना भी क्षेत्र है ये था आपका रोमन सभ्यता। पोप का निवास स्थान भी यहीं पर था। थोड़ा सा और अपनी बात करें तो इटली का जो उत्तरी भाग है यहाँ पर एक पर्वत था, आल्पस पर्वत। केवल एकमात्र उत्तरी दिशा से ही इटली का जुड़ाव यूरोप के साथ था क्योंकि तीनों ओर समुद्र था। उत्तरी भाग में जो आल्पस पर्वत है वहां से यूरोप की ओर जुड़ा हुआ था। इसी आल्पस पर्वत से एक नदी निकलती थी। इस नदी का नाम था पो नदी और ये इटली की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। ये जो पो नदी है इसका उद्गम आल्पस पर्वत में है। ये इटली की प्रमुख नदी मानी जाती है और ये पो नदी यहाँ से निकल के और ये एड्रियाटिक सागर में भी गिरती थी। एड्रियाटिक सागर में ये अपना जल ले जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर था पूरा का पूरा भूमध्य सागर। ये जो नीचे वाला भाग है यहाँ पूरा का पूरा, यहाँ लिख रहा हूँ, वहाँ दिख नहीं रहा इसलिए, भूमध्य सागर। तो पो नदी आल्पस पर्वत से निकलती थी और ये इटली की प्रमुख नदी थी। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है मध्य इटली वाला, यहाँ पर भी पर्वत होते थे और कुछ पर्वतों की बात करें तो यहाँ पर एक पर्वत था एपिनाइन पर्वत। ये जो पर्वत श्रृंखला थी एपिनाइन पर्वत श्रृंखला, इसी पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती थी जिसका नाम था टाइबर नदी। और इसी टाइबर नदी के किनारे ही रोम बसा हुआ था जिसकी अपनी बात करनी है। तो ये था पूरा जो रोमन सभ्यता है इसका भौगोलिक विस्तार। उत्तर में आल्पस पर्वतमाला, यहां से पो नदी निकली, एड्रियाटिक सागर में गिर गई, ये प्रमुख नदी मानी जाती है। बीच में एक पर्वत श्रृंखला है एपिनाइन पर्वत श्रृंखला, यहाँ से एक नदी निकलती थी टाइबर नदी और इसी टाइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ था जिसकी अपनी पूरी की पूरी इस रोमन सभ्यता की बात करनी है। ठीक है, अब भौगोलिक विस्तार भी हो गया। भौगोलिक विस्तार होने के बाद अपनी चर्चा करें कि रोमन जो सभ्यता है इसके अंतर्गत अपने इसके 3 चरण पढ़ेंगे या 3 काल पढ़ेंगे। सबसे पहले राजतंत्र काल, दूसरा इसी राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना होती है तो गणतंत्र काल, और इसके बाद साम्राज्य काल। सात 753 से 510 ईसा पूर्व में जो भी समय था यहाँ पर राजतंत्रों का विकास होता है। इसके बाद गणतंत्र काल चलता है 510
ईसा पूर्व से लेके 31 ईसा पूर्व तक गणतंत्र काल था, और 31 ईसा पूर्व में स्थापना होती है साम्राज्यवादी काल की, जिसमें अनेक शासक बनते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड था वो चलता है 476 ईस्वी तक, क्योंकि 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन भी हो गया था। तो ये पूरा का पूरा जो काल है ये है अपना रोमन सभ्यता, जिसमें अपने इन 3 कालों के द्वारा पूरी की पूरी रोमन सभ्यता के बारे में जानकारी लेंगे। तो रोमन सभ्यता, इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो उत्तर में आल्प्स पर्वत से लेके और ये टाइबर नदी तक पूरा, यहाँ उत्तरी इटली, यहाँ दक्षिणी इटली, इटली का जब एकीकरण पढ़ते हैं तो एकीकरण के समय इस पूरी जानकारी को आपके एक वीडियो भी डाली हुई है, तो थोड़ा वहाँ भी देख सकते हो। बाकी इटली का एकीकरण पढ़ेंगे तो इसका विस्तार से अपनी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। रोमन सभ्यता और इसके 3 काल, राजतंत्र काल। तो सबसे पहले अपना जो स्टार्ट होगा वो होगा राजतंत्र काल से 753 से 510 ईसा पूर्व तक। चलिए आगे देखते हैं राजतंत्र काल। टाइम पीरियड था इसका 753 से 510 ईसा पूर्व। अब ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति था रोमुलस, और इसी रोमुलस ने रोम नगर की स्थापना की थी। रोम की स्थापना, ऐसा माना जाता है कि यहाँ की जो 7 गांव थे, 7 गांव, इन गांवों को मिला के एक संघ बनाया गया, और इसी संघ को रोम कहा गया। हालांकि इसका एक दूसरा नाम भी है, द लीग ऑफ 7 हिल्स, ये एक और नाम था। और इस नाम के आधार पर देखें तो वास्तव में 7 गांवों को मिला के एक संघ बनाया गया और यहाँ पर रोम की स्थापना की गई, और स्थापना करने वाला व्यक्ति था रोमुलस। हालांकि इसका एक और नाम भी आता है, सेप्टिकोनियन नाम भी इसका मिलता है, सेप्टिकोनियन। खैर, रोम की स्थापना हो गई। स्थापना होने के बाद जब यहाँ पर जनसंख्या कम थी तो रोमुलस ने यहाँ की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए आसपास के जितने भी नगर थे, इन नगरों से अपराधियों को लाया, उनको बसाया। वहाँ के जो भगोड़े थे उनको अपने इस रोम राज्य में बसाया गया, और इस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि की जाती है। इसके अलावा रोम में एक किले की भी स्थापना की गई, क्योंकि जब राजा बन गया रहने के लिए किले की आवश्यकता थी, तो इस रोम में किले की जो स्थापना है वो भी रोमुलस के द्वारा की गई थी। तो ये पहला व्यक्ति था रोमुलस जिसने रोम की स्थापना की थी। इसके अलावा इस रोमुलस का बाद में उत्तराधिकारी हुआ, और इस उत्तराधिकारी का नाम था पोलेम्पियस। रोमुलस के बाद इस रोम का जो राजा बना उसका नाम था पोलेम्पियस, और पोलेम्पियस ने यहाँ पर कुछ अन्य कार्य किए, जैसे पंचांग में सुधार किया गया। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि पंचांग में सुधार रोम में किसके द्वारा किया गया, तो पोलेम्पियस के द्वारा किया गया। इसके अलावा जितनी भी रोम की जो धार्मिक व्यवस्थाएं थी, इन धार्मिक व्यवस्थाओं को भी शुरू करने का कार्य पोलेम्पियस के द्वारा किया गया, यानी धार्मिक गतिविधियां शुरू कर दी गई। क्योंकि प्राचीन धार्मिक राजधानी और इसके बाद भी ईसाई धर्म, कैथोलिक जो धर्म था, इस कैथोलिक धर्म में भी रोम का महत्वपूर्ण स्थान था, और पूरे यूरोप में धार्मिक राजधानी के रूप में इस रोम सभ्यता या रोमन जो नगर था, इस नगर को देखा जाता था। पोलेम्पियस के बाद यहाँ पर कुछ अन्य जातियाँ आती है, कुछ अनार्य जातियाँ आती है, जैसे एस्ट्रुक्सन। ये एक जाति थी, और जब ये जाति रोम में आ गई तो इसने यहाँ के जो शासक थे, जो रोमुलस के वंशज थे, इन वंशजों को हटा दिया और इस
एस्ट्रोक्सन जाति के द्वारा यहाँ पर कुछ शासन किया जाता है। तो रोमुल्स वंश जो था इसको समाप्त करने का कार्य किया था एस्ट्रोक्सन जाति ने। और एस्ट्रोक्सन जाति जो है ये अनार्य जाति मानी जाती है। इस एस्ट्रोक्सन जाति का जो प्रथम शासक था वो माना जाता है ल्यूक्स को, या टार्किवन प्रथम भी इसका शासक माना जाता है, पहला शासक। एस्ट्रोक्सन जाति आई, रोमुल्स वंश समाप्त हो गया, इसके स्थान पर ल्यूक्स और टार्किवन फर्स्ट दोनों एक ही नाम माने जाते हैं, इनका शासन शुरू हुआ। तो इसके बाद है अपने टार्किवन फर्स्ट, और ये इटली से बाहर की जाति थी जिसने रोम पर अधिकार कर लिया था। हालांकि रोमन लोग इस एस्ट्रोक्सन जाति को टस्की भी कहते थे। अगर कभी छोटा सा कहीं क्वेश्चन आ जाए टस्की क्या है, या रोमन लोग जो बाहरी अनार्य जाति आती है जिसने यहाँ के रोमुल्स वंश को समाप्त कर दिया था, तो उन्हें टस्की कहते थे रोमन लोग। अब इसने क्या किया, इसने रोम का विस्तार किया। इसके अलावा यहाँ पर कृषि की उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई व्यवस्था की भी शुरुआत की थी। रोम में सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से शुरू करने का कार्य टार्किवन फर्स्ट या ल्यूक्स ने किया था। इसके अलावा रोम का जो क्षेत्र था, रोम जो नगर था, इस नगर के बाहर अनेक किलों का भी निर्माण करवाया था। किलों का निर्माण भी टार्किवन फर्स्ट के द्वारा करवाया जाता है। इसके बाद टार्किवन फर्स्ट का उत्तराधिकारी होता है, या इसी के वंश में जो आगे शासक बना उसका नाम था टार्किवन सेकंड, और ऐसा माना जाता है कि ये एक अत्याचारी शासक था। इसके अत्याचार जब जनता में असहनीय हो गए तो जनता ने यहाँ पर विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद इस एस्ट्रोक्सन जाति के द्वारा जो शासन स्थापित किया गया था इस शासन को समाप्त कर दिया जाता है, और रोम में गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। तो इसके बाद का जो पीरियड है वो है आपका गणतंत्र काल। राजतंत्र काल 753 से 510 ईसा पूर्व। एक रोमुल्स के बारे में, रोमुल्स जिसने रोम नगर की स्थापना की थी, यहाँ की 7 गांवों को मिला के इस नगर की स्थापना की थी। 7 गांवों का एक संघ बनाया। इस संघ को लीग ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है, या सेप्टिकोनियन भी कहा जाता है। रोमुल्स के बाद पोलेम्पियस उत्तराधिकारी बना। पोलेम्पियस ने पंचांग में सुधार किया और धार्मिक गतिविधियों की भी शुरुआत की। धार्मिक शिक्षा देने का जो शुरुआत है वो भी इसी पोलेम्पियस के द्वारा की गई थी। बाद में एस्ट्रोक्सन जाति जो अनार्य जाति थी, परफेक्ट इटली की जाति नहीं थी, बाहरी जो जातियों का आक्रमण हुआ और इस जाति ने रोमुल्स वंश को समाप्त किया। इस जाति का पहला शासक था ल्यूक्स या टार्किवन फर्स्ट। अब टार्किवन फर्स्ट शासक बन गया। इसने रोम का विस्तार किया, सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से किया रोम में कृषि उपज बढ़ाने के लिए। इसके अलावा रोम के बाहर किलों का भी निर्माण किया था। टार्किवन फर्स्ट के बाद आता है टार्किवन सेकंड, और ये एक अत्याचारी शासक था। इसके विरुद्ध जनता में विद्रोह होता है और जनता ने इस टार्किवन फर्स्ट को मार के रोम में गणतंत्र की स्थापना कर दी। और अब 510 ईसा पूर्व से 31 ईसा पूर्व तक आपका चलेगा गणतंत्र काल, पूरा का पूरा गणतंत्र काल चलेगा। तो ये था आपका रोमन सभ्यता का पहला जो काल था, राजतंत्र काल। इसके बाद इसके अलावा कुछ अपनी चीज़ें और भी देखनी है राजतंत्र से संबंधित। जैसे राजसत्ता को कहा जाता था इमीरियम। कुछ शाब्दिक अर्थ आपको पता होने चाहिए। इमीरियम कहा जाता था राजसत्ता को, यानी जो राजा की सत्ता का जो प्रतीक है, राज सिंहासन है, उसे इमीरियम कहा जाएगा। इसके अलावा रोम में 2 प्रकार के सामाजिक वर्ग थे। एक विशेषाधिकार प्राप्त जिसमें अधिकारी वर्ग है या सामंत वर्ग है वो सारा। इसके अलावा एक अधिकार विहीन वर्ग। तो पहला जो वर्ग था उसका नाम था पेट्रिशियन। पेट्रिशियन, इसमें सारा का सारा ये उच्च वर्ग था। दूसरा था प्लेम्बियन।
और ये वो वर्ग था जिसमें सामान्य किसान है, मजदूर है, या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है। तो ये दो प्रकार की सामाजिक व्यवस्था रोम की थी, पहली पेट्रिशियन, दूसरा प्लेबियन। तो इन दोनों के अलावा यहाँ पर राजा पर नियंत्रण रखने के लिए दो संस्थाएं भी बनी हुई थी। पहली एक संस्था का नाम था क्यूरियाटा, और दूसरी संस्था का नाम था सीनेट। तो ये दो प्रकार की संस्था रोम में थी जो राजा पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। यहाँ पर राजा इन दोनों संस्थाओं के जो राजा अगर कोई प्रस्ताव पेश करे और ये दोनों संस्थाएं उसे रिजेक्ट कर दे तो वो रिजेक्ट ही माना जाएगा। यानी राजा पर पूरी तरह से नियंत्रण था इन दोनों संस्थाओं का, एक क्यूरियाटा और दूसरी सीनेट। तो ये था आपका रोम की सभ्यता का पहला वीडियो। इसके बाद कल अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी बात करते हैं। तो टेस्ट सीरीज से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप दिए हुए नंबर पे या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। शुरू कर दिया गया है, टेस्ट में भाग ले सकते हो। मिनिमम फीस रखी गई है, मात्र 300 रुपये कंप्लीट सिलेबस की फ़ीस है, जिसमें मेरे हिसाब से 20 से 25 टेस्ट के बीच में टोटल सिलेबस बांटा गया है।